फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान अलर्ट में। दोस्तों, आज हम आपके सामने RECID का चैप्टर नंबर 6 लेकर आए हैं, जिसका नाम है इंटरनेट के अनुप्रयोग। बाकी के चैप्टर्स जो भी है 1, 2, 3, 4, 5 उनका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, जो भी व्यूअर्स नए हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, तो जुड़ने के लिए आपको लाल बटन जो दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको प्रेस करना पड़ेगा, जिससे हमारे चैनल के ऊपर जो भी वीडियोस आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए और आप अपनी RECID की तैयारी भी बहुत जल्द से जल्द कर लें। तो दोस्तों, चलिए ज़्यादा वीडियो को बड़ा ना करेंगे और इसके वीडियो के अंदर बड़ा नहीं करेंगे, इसलिए हम इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी खाली हम उन्हीं पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6, जिसके अंदर सबसे पहले आपको दे रखा है कि इंटरनेट की एप्लीकेशंस के बारे में। तो इंटरनेट के एप्लीकेशन हम जानते हैं कि इंटरनेट के जरिए हम वेब ब्राउजिंग करते हैं, कोई भी फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, और वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ये हमारा एक चैट रूम होता है। ये सभी चीज़ें हम जानते हैं। बट अब यहाँ पर इस चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो आपको बताया गया है वो ई-कॉमर्स के बारे में बताया गया है कि आपका ई-कॉमर्स क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, हम ई-कॉमर्स के बारे में समझते हैं। ई-कॉमर्स के अंदर आप लोग जानते हैं, ई-कॉमर्स का मतलब होता है ऑनलाइन शॉपिंग। जी हाँ, बिल्कुल हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग इन द सेंस, अगर आप इंटरनेट के जरिए कोई भी चीज़ें खरीदते हैं, खरीदना ही आपका ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। अब खाली आप शॉपिंग करें चाहे कुछ और करें, वह सभी चीज़ें आपकी जो आती है वो आती है आपके ई कॉमर्स के अंदर। आपको देखो यहाँ पर बिल्कुल एक इमेज इन्होंने दे रखी है, जिसके अंदर बताया गया है कि आपको एक कंप्यूटर दे दिया गया है। तो कंप्यूटर हमारा जो भी होता है, जो भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, वह सभी हमारे ऑनलाइन ही होते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि आपको जो भी चीज़ परचेस करनी होती है, वो अगर आप कंप्यूटर्स के जरिए परचेस करते हैं तो वो आपका ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है, जिसे हम कहते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, अब इसके बाद में आपको दे रखा है कि जो ई कॉमर्स की कुछ कैटेगरीज होती है, सिनेरियो होता है कि हम ई कॉमर्स को किस किस नज़र से देखते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है B2C। क्या है? B2C। तो B से मतलब होता है बिजनेस और C से मतलब होता है कंज्यूमर। तो इसके अंदर क्या होता है, जो भी बिजनेसमैन होता है, यानी कोई भी शॉप है या फिर कोई भी ऑफिस है, अगर वो किसी भी कंज्यूमर को, कस्टमर को अपनी जो भी रिक्वेस्ट है, मतलब जो भी अपना प्रोडक्ट सेल करता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? आपका B2C के अंतर्गत आता है। फिर उसके बारे में बात करते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे हमारी कोई भी एक कंपनी हो गई आपकी जी, अभी जैसे आपकी फ्लिपकार्ट है, ठीक है, और अमेज़ॉन है, ऐसी आपकी स्नैपडील है। तो ये हमारी क्या है, एक बिज़नेस कंपनी है, जो कि जिससे आप घर बैठे कोई भी चीज़ शॉपिंग कर सकते हैं। तो वो जो आता है वो हमारा B2C होता है, ध्यान रहे, B2C। इसके बाद में हमारा आता है यहाँ पर B2B। तो यहाँ पर जो B2B है वो है हमारा बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस ये बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने देखा होगा, अली बाबा का नाम आपने सुना है। अली बाबा एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको होल सेल के अंदर आपको प्रोडक्ट डिलीवर्ड करती है। जैसे कि आप होल सेल तो जानते ही हैं, जैसे अगर आप मार्केट में कोई भी शॉप पे जाते हैं, तो कई शॉप ऐसी होती है जिस पे आप एक प्रोडक्ट आसानी से खरीद सकते हैं, बट कई शॉप ऐसी होती है जिसके अंदर आपको बल्क के अंदर कोई भी प्रोडक्ट को खरीदना पड़ता है। तो वो जो बल्क के अंदर प्रोडक्ट जो बेचते हैं, तो वो होता है आपका बिजनेस, और वो उन्हीं को बेचते हैं जिनके पास में बिजनेस है। समझ में आ गया? जिनके पास में बिजनेस है वह उन्हीं को ही सेल करते हैं जो भी प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा अमेजोन बिजनेस भी जो है, वो भी हमारा बिजनेस टू बिजनेस से कोई भी चीज़ को सेल आउट करने के काम आता है। अब इसके बाद में हमारा आता है क्या? C2B। तो C2B का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपकी देखिए, यहाँ पर दे रखा है कि बोलियाँ लगती हैं। बोलियों से मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा बोलियों का मतलब क्या होता है। एक कंपनी अपनी बोली लगाती है, जिससे कंज्यूमर अपनी बिड्स की समीक्षा करता है और अपनी कंपनी का चयन करता है। तो ये जो वेबसाइट दे रखी है, ये बिल्कुल एक आप समझ जाएंगे, इस वेबसाइट पर आप विजिट करके चेक कर सकते हैं। ये आपका कंज्यूमर टू बिजनेस का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद में आपका आता है कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब कंज्यूमर टू कंज्यूमर का मतलब क्या होगा? जैसे ईबे एक कंपनी है, जिसका आपने देखा होगा कि ईबे हमारी एक कंपनी है, जिसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन है, वो एक दूसरे पर्सन को आसानी से सामान बेच सकता है। जैसे कि OLX होता है, क्विकर होता है, उसी तरीके से हमारा ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर के अंतर्गत आता है। मोबाइल कॉमर्स, आपके फ़ोन के ऊपर कोई भी अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन की वेबसाइट की जो इनका एक खुद का पीडीए डिवाइस होता है, तो उसके ज़रिए भी आप, मोबाइल के ज़रिए भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, आप यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखें कि जो पीडीए जो लिख रखा है, पीडीए का पूरा नाम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जो कि हमारा क्या होता है, एक स्मार्टफोन के अंदर होता है, यानी स्मार्टफोन ही हमारा एक पीडीए का एग्जाम्पल
होता है। तो अभी तक हमने जो आपको पढ़ाए थे वो हमारे ई कॉमर्स की कैटेगरीज थी कि कैसे कैसे ई कॉमर्स में लोग बाग जो भी आइटम्स होते हैं उनको कैसे कैसे कस्टमर को ख़रीदते हैं, बेचते हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर जो देखा था सबसे पहला जो पॉइंट था वो B2C था, फिर हमारा था B2B, C2B, C2C, और फिर हमारा आता है मोबाइल कॉमर्स। तो ये सभी टाइप्स हमारे ई कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बात करना है कि ई कॉमर्स के प्रकार। जो ई कॉमर्स के प्रकार अभी हमने पढ़े थे कि ई कॉमर्स के प्रकार क्या थे, ठीक है। अब बट यहाँ पर इन्होंने बताया है कि सुविधा क्या क्या होती है। तो सुविधा के बारे में आप लोग जान लेंगे क्योंकि ये 24 घंटे कभी भी हम कोई भी चीज़ को खरीद सकते हैं और आसानी से हमारा टाइम भी बचाती है। और यहाँ पर दे रखा है कि प्रोडक्ट की रेंज भी हमारे को काफ़ी मिल जाता है कि कहाँ पर हमारे को सस्ता मिल रहा है, कहाँ पर महंगा मिल रहा है। पैसे की बचत होती है जिसके कारण पेमेंट ऑप्शन भी काफ़ी होते हैं कि डेबिट क्रेडिट। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बन सकता है वो आपका क्या बन सकता है कि अगर आपको ऑनलाइन भुगतान करना हो तो किस किस माध्यम से आप कर सकते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग और आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, कैश डिलीवरी, सब के ज़रिए आप अपना जो भी प्रोडक्ट है वो ख़रीद व बेच भी सकते हैं। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रिटर्न भी आसानी से आप कर सकते हैं ऑनलाइन, जो भी उनकी वेबसाइट की टर्म एंड पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, जो अभी अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो हमारा पूरा कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पर एक जो टॉपिक आया है वो आपका है राजस्थान ऑनलाइन स्टोर। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ रखा है कि राजस्थान ऑनलाइन स्टोर क्या है। तो डिजिटल इंडिया की पहल के लिए जो राजस्थान सरकार है उन्होंने क्या बनाया था, एक ई बाज़ार नाम का एक क्या बनाया था, पोर्टल शुरू किया है, जिसके अंदर आप क्या है कोई भी प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पर आपको इमेज दे रखी है, ये वेबसाइट इस तरीके से आपकी दिखती है। देखिए ई बाज़ार पोर्टल है, ये आपका दिख रहा है। अब यहाँ पर आप कोई भी आइटम आसानी से खरीद सकते हैं। ये बिल्कुल अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट की जैसी तो नहीं है, बट इसमें जो वेबसाइट के अंदर जो आपके आइटम्स हैं वो बहुत कम है। तो अगर आप जाके विज़िट करें और आप देखें और कैसे अगर आपको अच्छे लगता है तो आप ज़रूर से बाय करें। इसकी जो वेबसाइट है वो ध्यान रखें क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का जो ऑनलाइन पोर्टल है शॉपिंग का वो कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है ई बाज़ार के नाम से लॉन्च किया गया है। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में यहाँ पर जो बोला है कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स, इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है कि हमारी जो ऑनलाइन जो शॉपिंग जो वेबसाइट है वो कौन कौन सी होती है। तो देखते हैं सबसे पहले जो नाम आया है वो किसका है। जो सबसे पहले नाम आया है फ्लिपकार्ट का। जी हाँ, यहाँ पर पूरा नाम अच्छे से पढ़ें, flipkart.com। अब आप फ्लिपकार्ट के बारे में जानते हैं इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अमेज़ोन के बारे में भी आप जानते हैं, बस अमेज़ोन में आपको ये ध्यान रखना है इसके पीछे लगा हुआ है .in, यानी जो अमेज़ोन की जो ये वेबसाइट है वो हमारे इंडिया के अंदर चलती है। और ये जो टॉपिक है वो इंडिया के बारे में ही बोल रहा है कि इंडिया की जो शॉपिंग वेबसाइट होती है वो कौन कौन सी है। अगर अमेज़on.com लग जाता है तो वहाँ पर जो आपका वेबसाइट का जो अमाउंट होता है वो आपका कहीं ना कहीं डॉलर में शो होता है। तो ध्यान रहे जब भी आपके अमेज़ोन के अंदर डॉलर के अंदर शो करा है तो आपने कहीं गलत टाइप करा है कि अमेज़on.com। तो आप ये ट्राई करके भी देख लेंगे, जब आप फुर्सत में हैं तो आप ये ट्राई करके भी देखें कि अमेज़on.in.com में क्या है क्या नहीं। ऐसे आप स्नैपडील को भी जानते हैं, पेटीएम को तो बहुत अच्छे से जानते हैं जो कि हमारा एक मोबाइल वॉलेट की तरह वर्क करता है और आप इसके ज़रिए शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें। और एक और नाम है यहाँ पर ज़ेबोंग। तो ज़ेबोंग भी आप एक फैशन लाइफ स्टाइल स्टोर है, यहाँ से आप कपड़े जो भी हैं ख़रीद सकते हैं। तो ये थी हमारी वेबसाइट्स जो कि भारत की फेमस शॉपिंग वेबसाइट है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की जो फेमस शॉपिंग वेबसाइट है उनके नाम बताइए, तो आप दे दीजिएगा, मैंने समझा दिया है। अब इसके बाद में आता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट। अब देखिए सोशल नेटवर्किंग साइट एक टॉपिक अलग हो जाता है इससे, तो ये हमारा नया टॉपिक है। अब सोशल नेटवर्किंग साइट हम बहुत अच्छे से जानते हैं फेसबुक के बारे में। अब फेसबुक के बारे में हम अच्छे से जानते हैं तो इसलिए हमारे को इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। बट आप यहाँ पर देख लें कि भाई इसका सन कौन सा है और इनका जो मार्क जकरबर्ग है जो कि हमारे फेसबुक के इन्वेंटर हैं जिनके द्वारा फेसबुक को लॉन्च किया गया है, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है। तो इसके बारे में भी आप पढ़ लें कि फेसबुक के क्या है क्या नहीं है। अब यहाँ पर इन्होंने फेसबुक के अंदर चीज़ें बता रखी है। भाई फेसबुक के अंदर मार्केट प्लेस होता है जिसके अंदर आप विज्ञापन पोस्ट वगैरह पढ़ने की अनुमति देते हैं। ऐसे आपके फेसबुक के अंदर ग्रुप आप बना सकते हैं, इवेंट जो होते हैं, पेजेस होते हैं, प्रेजेंट टेक्नोलॉजी होती है। तो ये टेक्नोलॉजी आप ध्यान रखें यहाँ पर कि ये सदस्य मेंबर यह जान सकते हैं कि कौन से सदस्य दूसरे मेंबर से ऑनलाइन है, मतलब ऑनलाइन की फैसिलिटीज़ जानने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट टेक्नोलॉजी होती है। तो ये भी आप देख लें।
इसके बाद में बाकी तो आप लोग सब जानते हैं फेसबुक के बारे में, इसलिए मैं इस टॉपिक को ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। अब ट्विटर के बारे में आप देख लेंगे भाई, ट्विटर के बारे में क्या जानकारी है। तो ट्विटर आप लोग जानते हैं ये भी हमारी एक सोशल नेटवर्किंग साइट होती है, जिसके अंदर 140 कैरेक्टर आपको दिए गए हैं। और अगर आप जैसे कोई भी स्टेटस या फिर कोई भी पोस्ट अपलोड करते हैं तो ट्विटर के अंदर उसको ट्वीट्स कहा जाता है। अब ये ट्विटर मार्च 2006 में बनाया गया था। फेसबुक हमारा 2004 में बनाया गया था। ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने इसके बारे में और हिस्ट्री के बारे में दे रखा है, तो आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पर भी ट्वीट के बारे में दे रखा है कि भाई 140 कैरेक्टर का हो सकता है, और खाली जगह और पंक्चुएशन भी शामिल होते हैं। तो ज़्यादा हम लेंथ का ट्वीट नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर और भी ट्विटर के बारे में दे रखा है, तो आप वो जाकर पढ़ सकते हैं, इतना कोई ख़ास ये नहीं है। अब जो हमारा नया टॉपिक आता है वो हमारा आता है ई लर्निंग के बारे में। तो ई लर्निंग क्या होता है? ये हमारा ऑनलाइन एक पढ़ने का प्लेटफॉर्म होता है, जिसके द्वारा हम घर बैठे कंप्यूटर के ज़रिए कोई सा भी टॉपिक हो या फिर कोई भी कोर्स हो या फिर कोई भी सेमिनार हो, घर बैठे हम अटेंड कर सकते हैं। अब यहाँ दे रखा है कि ई लर्निंग के अंदर जो हमारे को पाठ्य सामग्री मिलती है वो किस किस फॉर्मेट में मिलती है। वीडियो के अंदर मिल सकती है, हमारे को स्लाइड शो के अंदर मिल सकती है, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर मिल सकती है, और पीडीएफ के अंदर भी मिल सकती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बना हुआ ये है कि आपको ई लर्निंग के अंदर जो कंटेंट मिलता है वो किस किस फॉर्मेट में हो सकता है। तो आपको यहाँ से पढ़ लेना है कि क्या क्या फॉर्मेट होता है। अब देखते हैं इसके अंदर हमारे ई लर्निंग की जो प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कराती है वेबसाइट, वो उनका क्या नाम है। तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक का नाम। मॉक इससे पहले कि आपके RCET के एग्ज़ाम के बारे में पूछ रखा है कि यहाँ पर मॉक के बारे में फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, भाई मॉक का पूरा नाम क्या है। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है। ये क्या होता है? कोर्स पोर्टल होता है आपका, जिसके ज़रिए आप क्या होता है, बहुत सारे इसके ऊपर कोर्सेज है, वहाँ जाकर आप अपने कोर्स के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये जिसे पहली बार 2008 में शुरू किया गया था इसे, और 2012 तक ये बहुत लोकप्रिय हो चुका था, ठीक है। तो आप इसके बारे में भी जानकारी अपलोड मतलब आप गूगल चलाकर मॉक के बारे में भी जानकारी आप देख सकते हैं। बट यहाँ पर अभी आपको समझ लेना है, ये हमारा जो होता है वो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है। अभी RCET के क्वेश्चन आया था कि मॉक पोर्टल के कुछ निम्न उदाहरण में से कौन सा है। तो यूडेसिटी के बारे में दिया था इन्होंने, एक पॉइंट दे दिया था यूडेसिटी। तो एक विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी दे रखी है इसके अंदर, तो आप पढ़ लेना। इसके अंदर इतना कोई खास यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद में दे रखा है कि राजस्थान सरकार द्वारा लिवलीहुड पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया। अब ये सारे के पोर्टल जो है वो सभी हमारे किससे संबंधित हैं? ई लर्निंग से संबंधित है, तो इतने कोई खास नहीं है। अब इसके बाद में आता है राज्य ज्ञान। तो इसको देख लें कि राजस्थान सरकार की शिक्षा सुधारने के लिए इन्होंने राज्य ज्ञान लॉन्च करा था, जिसके अंदर जो सामग्री है वो आपकी वही जैसे हमारी ऑनलाइन की थी कि पावर पॉइंट, एनिमेशन, वीडियोस, ई बुक, ये वगैरह वगैरह, ये सभी चीज़ें आप राज ई ज्ञान के जरिए भी पढ़ सकते हैं। इसका आइकन इस तरीके से है, और इसकी जो वेबसाइट है वो देखिए आपकी ये रही, तो आप इसको भी देख लें। इसके बाद में दे रखा है हायर एजुकेशन टेक्निकल पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया था, जिसकी वेबसाइट है hte.rajasthan.government.in। तो इसको भी आप लोग देख लें। और फिर आता है हमारा फ्री कोर्स बाय IIT। यहाँ पर भी इन्होंने दे रखा है कि NPTEL एक वेबसाइट है, जिसके ज़रिए भी आप अपना जो भी कोर्सेज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक और दे रखा है कि स्वयं पोर्टल। ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा आप अपनी ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब जो क्वेश्चन आ सकता है तो वो इसमें क्या आ सकता है कि आपको दे देंगे डैश, और दे देंगे कि भाई प्लेटफॉर्म मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद द्वारा अंडर ग्रेजुएट स्नातक इंजीनियरिंग को कवर करने के लिए कौन सा कोर्स विकसित किया गया है। यानी आपको डैश ला के पूछ लेंगे कि भाई अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कौन सा कोर्स का जो वेबसाइट है वो लॉन्च किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है स्वयं पोर्टल। अब देखते हैं इसके बाद में आगे का क्वेश्चन जो भी हमारा टॉपिक है। अब इसके बाद में जो टॉपिक आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो टॉपिक है क्लाउड स्टोरेज पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको बता दूं क्लाउड स्टोरेज क्या होता है। जैसे हमारे मोबाइल के अंदर अगर हमारे को कोई भी चीज़ को सेव करना होता है तो या तो हमारे फ़ोन में इंटरनल मेमोरी होती है, या फिर हमारे फ़ोन के अंदर मेमोरी कार्ड लगा रहता है। तो ऐसे ही अगर आपको इंटरनेट के ऊपर कोई भी, जैसे अगर आपको मोबाइल के अंदर कोई भी चीज़ को सेव करना हो बिना इंटरनल और बिना मेमोरी कार्ड के, तो वहाँ पर जो चीज़ काम आएगी वो आती है आपकी क्लाउड बेस्ड स्टोरेज। क्या आएगी? क्लाउड बेस्ड स्टोरेज। क्योंकि नाम से मालूम पड़ रहा है कि क्लाउड मतलब हमारे जो बादल होते हैं उसके अंदर कोई भी डेटा सेव करना, मतलब कोई इसका कोई अता पता नहीं है कि हमारा डेटा कहाँ सेव होगा, बट उसको जो नाम दे रखा है वो दे रखा है क्लाउड बेस्ड स्टोरेज। तो आप ध्यान रखें कि क्लाउड बेस्ड स्टोरेज जो होता है वो क्या होता है।
क्लाउड बेस्ड स्टोरेज जो होता है वो हमारा एक सर्विस बेस्ड होता है, जिसके अंदर आप अपने डेटा को आसानी से कहीं पर भी यहाँ पर दे रखा है कि डेटा को रिमोटली बैकअप लिया जा सकता है। यानी आप अपने डेटा को कहीं पर भी जाके सेव कर सकते हैं और कहीं पर भी बैठकर आप अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। बट आपके कंप्यूटर मोबाइल के अंदर इंटरनेट की फैसिलिटीज़ ऑन होनी चाहिए, जब जाकर आप अपने डेटा को कहीं पर भी बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको हम जो बोलते हैं वो क्लाउड स्टोरेज सर्विस बोलते हैं। जो आप लोग ध्यान रखें कि क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस कौन सी होती है। तो यहाँ पर क्लाउड बेस्ड स्टोरेज के सर्विस का एग्जांपल दे रखे हैं कि भाई गूगल ड्राइव होता है, ऐसे हमारा वन ड्राइव होता है, ऐसे हमारा होता है ड्रॉप बॉक्स। गूगल ड्राइव हमारा नाम से मालूम पड़ रहा है गूगल का, वन ड्राइव हमारा जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट का होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है भाई क्लाउड स्टोरेज कौन सी होती है, क्या काम होता है, इसके एग्जांपल कौन से हैं। बट यहाँ पर क्लाउड स्टोर को स्टार्ट करने से पहले उन्होंने एक टॉपिक दिया है, राज ई वॉल्ट। तो बिल्कुल हाँ, राज ई वॉल्ट का नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि राज ई वॉल्ट यानी एक वॉल्ट है, जिसका आइकन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये रहा राज ई वॉल्ट का आइकन, ये रहा। अब राज ई वॉल्ट भी हमारा क्लाउड बेस्ड स्टोरेज की तरह ही वर्क करता है। ऐसे ही हमारा यहाँ पर अभी हमने बात करी थी गूगल के बारे में, तो गूगल का गूगल ड्राइव होता है, जो कि हमारा क्या होता है, एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज ही होता है, जिसके अंदर आप कहीं भी फाइलें आसानी से, मतलब यहाँ पर दे रखा है कि आप अपनी फ़ोटो, वीडियो, दस्तावेज वगैरह वगैरह सभी चीज़ें आप अपनी स्टोर करके रख सकते हैं। और आपको ये विज़िट करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। इसके ऊपर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका डेटा आसानी से कहीं पर भी पड़ा हुआ है। कल को आपका अगर मेमोरी कार्ड ख़राब हो जाता है, मोबाइल ख़राब हो जाता है, तो आप अपने ड्राइव के ज़रिए, मतलब आप अपना क्लाउड स्टोरेज के ज़रिए अपने अकाउंट से एक्सेस करते हैं, इसको अपने जीमेल अकाउंट से एक्सेस करते हैं और अपने डेटा को आसानी से सेव भी कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। फिर हमारा माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव वही का वही पैटर्न है, जो कि आपका वन क्लाउड स्टोरेज का एग्जांपल है, जो कि विंडोज़ 8 और 10 के अंदर उपयोग करते हैं। तो यहाँ तक थे हमारे क्लाउड स्टोरेज के बारे में। अब इसके बाद में आता है कि भाई जॉब सर्च अगर आपको करनी है तो वो कौन कौन सी वेबसाइट है, इनके बारे में आपको जानकारी रखनी है। तो भाई जॉब सर्च करनी है तो भैया आपके लिए रोजगार विभाग के द्वारा ये वेबसाइट इन्होंने दे रखी है। तो आप इस पर जाकर भी अपने जो भी रोजगार आपको पाना है उसके बारे में जानकारी तो आप जाके देख सकते हैं। अदर जो लोकप्रिय जो वेबसाइट है, मे बी आप लोग ज़्यादातर इसको ये चलाते होंगे, naukri.com, जिसके ऊपर भी आप अपनी वेब जो भी जॉब्स वगैरह उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पर भी क्वेश्चन बन रखा है, इसलिए हम इस पर थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। ऐसे ही हमारा मॉनिस्टर भी होता है, जो कि हमारा जॉब पोर्टल के रूप में काम आता है, जिसके ऊपर ये वेबसाइट है। और ऐसे ही हमारा एक और होता है टाइम्स जॉब। तो ये सभी वेबसाइट है जिसके ज़रिए आप अपनी जो भी जॉब्स वगैरह हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद में आगे देखते हैं नेशनल करियर सर्विस पोर्टल। ये भी हमारा क्या होता है, एक रोजगार मंत्रालय द्वारा ही लॉन्च किया गया था, भारत सरकार द्वारा इसके लॉन्च किया गया था। इसका यहाँ दे रखा है NCS या फिर राष्ट्रीय करियर प्रोजेक्ट होता है, जिसके अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना पड़ता है। वैसे भी सभी वेबसाइट के ऊपर आप पहले अपना रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट किया जाता है। तो ये सभी वेबसाइटें आप लोग देख लें। अब यहाँ पर भी दे रखा है भाई ऑनलाइन आवेदन जमा करना, कि कैसे कैसे हम ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। तो ये सभी आपके पैटर्न से। इसके बाद में हमारी RPSC की एक वेबसाइट है, ये भी आप लोग जानते होंगे RPSC की वेबसाइट, क्योंकि ये सभी जो हम पढ़ रहे हैं ये आपका क्या है। अब यहाँ पर जो नया टॉपिक था भाई ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा कराना, तो कहाँ कहाँ हम जमा करा सकते हैं। एक तो RPSC होता है, ऐसे ही हमारा MSSB होता है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट की अगर वैकेंसी निकलती है तो आप इस पर जाकर अपना जो भी जॉब वगैरह निकलती है तो वो यहाँ पर ही आपकी अपलोड होती है, तो वहाँ जाकर विजिट करके भी देख सकते हैं। अब इसके बाद में दे रखा है डिजिटल साइनिंग। तो डिजिटल साइनिंग के बारे में आप लोग जानते हैं भाई, डिजिटल साइनिंग क्या होता है कि अब नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि भाई डिजिटल हस्ताक्षर को इलेक्ट्रॉनिक के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के रूप में भी जाना जाता है। क्योंकि आप अगर अपनी पेपर के ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं तो उसको डिपार्टमेंट के अंदर इसको वेरीफाई किया जाता है। और ये डिजिटल साइनिंग का जो ऑप्शन है वो आपको अपनी SSID के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पर दे रखा है डिजिटल सिग्नेचर। अगर आपको ज़्यादा जानना ज़रूरी है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, जो कि अगर आप अपलोड करके रखते हैं अपने सिग्नेचर तो वो डिपार्टमेंट के अंदर आसानी से स्कैन हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर दे रखा है राज ई साइन, तो ये भी वही चीज़ है जो अभी हमने आपको बताई थी। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं क्या चीज़ है। अब इतना इसमें ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं और क्या चीज़ बची है इस चैप्टर के अंदर। तो ये देखिए हमारा पूरा चैप्टर 6 है जो कि कंप्लीट हुआ। आपको कैसा लगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मेरे जो वीडियो है उसको ज़रूर से लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 7 भी जल्द से जल्द ला सकूं। अब इसका पहले अगर हम थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। अभी हमने बताया था ई कॉमर्स जो होता है वो हमारा क्या होता है,
ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड करता है। तो यहाँ पर देखिए ट्विटर है, फेसबुक है और फ्लिपकार्ट को अभी रखते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया। तो जो ट्विटर है वो और फेसबुक ये हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट होता है, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट होता है। फ्लिपकार्ट को हम रखते हैं अलग, और टाइम्स ऑफ इंडिया जो हमारा होता है जॉब के सर्चिंग में काम आता है। बचा हमारा फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट हमारा ई कॉमर्स होता है। अब यहाँ पर देखा है भाई कुछ खरीदना और कुछ बेचना हो तो उसके लिए इस्तेमाल होने वाली किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो देखिए मनोरंजन साइट तो होगा नहीं, सोशल नेटवर्किंग साइट भी नहीं होगा, सर्च इंजन भी नहीं होगा, बचा क्या हमारा ई कॉमर्स साइट्स। तो ऐसे क्वेश्चन RCET के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है और अपने आंसर आसानी से लगाने हैं। निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट, अभी मैंने आपको बताया था ई कॉमर्स वेबसाइट, अभी नाम से मालूम पड़ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है डी ई बाजार, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं भैया माइक्रो ब्लॉगिंग निम्न में से किसका उदाहरण है। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ भाई ट्विटर का, इसको आप याद कर लें अगर आपको थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज़न होता है तो। ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण नहीं है, मतलब B2B, मतलब उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस हम सामान बेच सकते हैं क्या, तो हाँ बिल्कुल बेच सकते हैं। B2C बिजनेस टू कस्टमर भी होता ही है, C2C भी होता ही है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा आप मुझे बताइए, और मैं देखता हूँ आपका आंसर क्या है। इसका इसका जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, हम आपको बता दें भाई B2B और C2C अभी हमने पढ़ा था वो हमारे थे ई कॉमर्स के टाइप्स से, ठीक है, तो कन्फ्यूज़न ना हो, वो हमारे ई कॉमर्स के टाइप थे। बट यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में पूछा है कि भाई ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो किस टेक्नोलॉजी मतलब किस तरीके से वर्क करती है। तो ऑनलाइन शॉपिंग जैसे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट हुआ, तो ये वर्क किसके ऊपर करती है, अभी हमने आपको एग्जांपल भी उसके अंदर बताए थे, जो कि हमारा होता है बिजनेस टू कस्टमर के रूप में कार्य करती है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के क्वेश्चन से तो आप थोड़ा देख लेना, आपको नहीं आते हैं तो आप हमारे को बता देना कि हम आपको हमारे वीडियो के अंदर आपको नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तब हम आपको और बता देंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।